गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के आगे की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। कल हम लोगों ने गुडविल के बारे में चर्चा स्टार्ट करी थी। जाते जाते गुडविल मतलब इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स का जो वैल्यूएशन करना है, जो मूल्यांकन करना है, वो हमको यहाँ पे सीखना है। गुडविल एक ऐसी असेट्स है जो दिखती नहीं है, महसूस की जाती है, ये आपकी इमेज को बताती है, प्रेस्टीज को बताती है। तो गुडविल जो है वो एक न दिखने वाली असेट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसके लिए अलग अलग ओपिनियन है। पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट मेथड में वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। सपोज करो हम एक दुकान, एक बिजनेस की गुडविल निकालना चाहते हैं। सपोज करो एक आइसक्रीम पार्लर है इंदौर में, हमारा काफी फेमस मोनिका गैलेक्सी आइसक्रीम। हमने उसकी गुडविल निकालना है। मैंने उससे पूछा कि भाई मोनिका गैलेक्सी के मालिक या कोई भी बिजनेस के मालिक, मैं आपकी इमेज निकालना चाहता हूं। आपकी दुकान पिछले कितने सालों से चल रही है? बोले पिछले 3 सालों से चल रही है। मैंने कहा पिछले 3 सालों में क्या कमा रहे हो? व्हाट इज योर अर्निंग? उसने अपना P&L दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसके एवरेज अर्निंग्स निकालता हूं। कहते हैं जो जितना कमा रहा है उसकी गुडविल उतने के हिसाब से निकलती है। कोई बड़ा आदमी जो अमीर है, ज्यादा कमा रहा है, बट नेचुरल उसकी इमेज है। अपने घरों में भी तो ऐसे ही होता है कि अगर कोई अपने परिवार में कोई के पास खूब पैसा है तो जब वो आता है तो उसकी इमेज अलग ही होती। तो हर आदमी प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, पैसों पे डिपेंड करता है। तो जो ज्यादा कमा रहा है उसकी गुडविल ज्यादा, जो कम कमा रहा है उसकी गुडविल कम। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। Sum of all previous year profit oblique loss upon number of years. Right दोस्तों? Second thing is what? Goodwill. Second thing is what? Goodwill. Goodwill equal to average profit into number of purchase year. 2 फार्मूले लगेंगे। पहले फार्मूले में आप कितने सालों से दुकान चला रहे? तो मान लो 3 सालों से। 3 सालों में आपका प्रॉफिट कितना? तो मान लो 1 साल में आपने कमाए थे 2 लाख, किसी साल में आपको लॉस हो गया 50,000 का, फिर आपने कमाए 3 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 3। दोस्तों 4.5 लाख डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख। इसका मतलब मैं उस दुकान की जिसकी गुडविल निकाल रहा हूं उसका एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख है। अब मैं जब उसकी दुकान खरीद रहा हूं मोनिका गैलेक्सी की, और मैं उसकी गुडविल निकाल रहा हूं, तो मैं जब उसकी दुकान को खरीद के उसकी दुकान पे बैठूंगा, दुकान की वैल्यू अलग हो गई, पर मैं अगले कितने सालों तक उसकी इमेज का फायदा मुझे मिलेगा? वो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख तक कमाता है। मुझे उसकी इमेज का फायदा अगले कितने सालों तक मिलेगा? नंबर ऑफ परचेज ईयर मतलब क्या? मुझे उसकी इमेज का फायदा अगले कितने सालों तक मिलेगा? तो सपोज आई रिसीव द बेनिफिट ऑफ दैट बिजनेस इन नेक्स्ट 2 years, दैट इज नोन एज, मेरे को उसकी गुडविल निकाली जाएगी 1.5 लाख इंटू 2, 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मोनिका गैलेक्सी की अगर गुडविल निकालना चाहता हूं और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेना चाहता हूं, तो पिछले 3 सालों से उसकी दुकान पे 1.5 लाख रुपए एवरेजली कमाई हुई। मैं उसकी दुकान खरीदूंगा तो उसके कारण मुझे अगले 2 साल तक उसकी इमेज का फायदा मिलेगा, तो उसकी गुडविल हुई 3 लाख। दैट इज द फर्स्ट मेथड where we are calculating the goodwill by average profit method. This is the first method, average profit method. Now दोस्तों सेकेंड मेथड की बात करेंगे हम। सेकेंड मेथड की बात करेंगे
व्हाट इज द सेकेंड मेथड सेज? दूसरी मेथड ये कहती है दोस्त, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला और सुपर प्रॉफिट होती क्या है? मेरे हिसाब से पहली मेथड से ज्यादा अच्छी ये मेथड है, लॉजिकल। उस मेथड में तो ऐसा लग रहा है कि अगले 2 साल तक मैं जो भी कमाऊंगा उसकी इमेज के कारण कमा रहा हूं, मेरे खुद की तो कोई इमेज ही नहीं। तो सुपर प्रॉफिट ये बोलता है कि जो एक आम आदमी कमाता है उससे वो मोनिका गैलेक्सी की दुकान कितना ज्यादा कमा रही। उसके पास में एक दूसरी दुकान और है आइसक्रीम की, अगर वो सालाना 1 लाख रुपए कमाता है, 1,20,000 कमाता है, 1,20,000 और ये 1.5 लाख कमा रहा है, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न बाय द मोनिका गैलेक्सी? 30,000। दैट इज द सुपर प्रॉफिट। तो ही इज सेइंग सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही, एवरेज प्रॉफिट मतलब वही पहली मेथड, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट तो हर उसमें लगेगा। एंड व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना नोट में आएगा, नोट में आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना एक नोट जाएगा, ये नोट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return. Into normal rate of return. Capital employed into normal rate of return. Capital employed into normal rate of return. पक्की बात? अपॉन 100। एक आम आदमी कितना कमाता है? चले दोस्त, फिर गुडविल इक्वल टू, ए फार्मूला था ये दोस्त, ए फार्मूला, बी फार्मूला, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। पक्का? नाउ दोस्त, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 1,50,000 कहां से लाए दोस्त? ये रहा पहली मेथड। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट? मान लो मैं मोनिका गैलेक्सी से जब दुकान खरीदने गया तो मैंने उससे पूछा कि आपने अपनी दुकान पे कितने रुपए की मशीन्स लगा रखी है, व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस? तो ही सेड दैट 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए लगा रखे। मैंने कहा एक आम आदमी 12 लाख लगा के कितना कमा सकता है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द मार्केट? मार्केट में पैसों पे एक नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? तो उसने बोला कि 10% की एक नॉर्मल रेट है। इसका मतलब 12 लाख लगा के कोई भी आदमी अपने बिजनेस में 1,20,000 तो कमा ही सकता है। तो मोनिका गैलेक्सी आइसक्रीम की दुकान या कोई और बिजनेस, तुमने कितना कमाया? बोले 1.5 लाख। तो मैंने बोला वाह यार, तुमने एक दूसरे आदमी से तुम कमा सकते थे 1,20 और तुमने कमाए 1.5 लाख, तो व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट? 30,000। वाह यार मोनिका गैलेक्सी, वाह यार जो भी शॉप बोल रहा हूं, तुमने एक आम आदमी से कितना ज्यादा कमाया? उसने भी 12 लाख लगाए, 10% से 1,20 कमा था, तुम भी 12 लाख लगा रहे हो, 1.5 लाख कमा रहे हो। तुम दूसरों से कितना ज्यादा अच्छा कमा रहे हो? 30,000। तो ही इज अर्निंग 30,000 मोर देन द नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बिजनेस। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट? 30,000। मेरे को उसकी इमेज का फायदा अगले कितने साल तक मिलेगा?
मैं अगले 2 साल तक उसके कारण 30,000 रुपये दूसरों से ज्यादा कमाऊंगा। एक आम आदमी जो कमाता है उससे मैं कितने ज्यादा कमाऊंगा? 30,000। तो 30,000 इंटू 2, तो व्हाट इज द गुडविल? 60,000। क्या सर हर मेथड से आंसर अलग अलग आएगा? यस, बिकॉज दीज आर द ओपिनियन, so there would be different answer of each methods. So in the super profit means whatever extra profit from the normal is known as super profit, and that super profit would be earned by your image in next 2 years. So your goodwill would be 30,000 into 2, 60,000. Is that clear दोस्तों? So there is two method. One is we are calculating the goodwill on the basis of average profit method. Second, we are calculating the goodwill on the basis of super profit method. थर्ड दोस्तों, दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड इसलिए अच्छी है क्योंकि गुडविल की डेफिनेशन ही बोलती है कि कॉलोनी में लाइन से प्लॉट है 40 लाख के, कोने वाला 50 लाख का, वो जो कोना है उसके कारण तो उसकी वैल्यू 10 लाख बढ़ी है, वही तो गुडविल है। सो जो एक नॉर्मल आदमी कमा रहा है वो तो हर कोई कमा रहा है, तू क्या एक्स्ट्रा कमा रहा है, व्हाट इज योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज योर गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इज मोर रिलायबल, मोर लॉजिकल मेथड देन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट एज पर द क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चन सेज, यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी मेथड की, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके लिए 2 ऑप्शन है, तीसरी मेथड, इसके लिए 2 ऑप्शन है, कैपिटलाइजेशन मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहती है कि आपको पूंजीकरण विधि से गुडविल निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल? कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों इसमें सबसे पहला काम तो यही, कितने की है दोस्तों? राइट, 1.5 लाख माइनस 30,000। अब यही सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाने के लिए एक आम आदमी को कितनी और कैपिटल लगानी पड़ेगी? 12 लाख तुमने लगाए, तुम 1.20 कमाते, इसने 12 लाख लगाए, 1.5 लाख कमाए, इसके जितना कमाने के लिए तुम्हें कितनी कैपिटल और लगानी पड़ेगी? दैट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो दोस्तों गुडविल इक्वल टू इस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए एक आम आदमी को कितनी कैपिटल और लगानी पड़ेगी जो कि इसने नहीं लगाई और कमा लिया। सो दैट इज हिज गुडविल। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into 100 into 100। एक आम आदमी को 3 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे क्योंकि 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए उसे 3 लाख और लगाने पड़ेंगे जो कि इसने कम लगाए। मतलब इसने कमाए 1.5 लाख, ये 1.5 लाख कमाने के लिए एक आम आदमी को 15 लाख लगाने पड़ेंगे और इसने 12 लाख लगा के 1.5 लाख कमा लिए। क्योंकि मार्केट की रिटर्न है 10%, तो 15 लाख लगाएगा 10% से 1.5 लाख, इसने 12 लाख लगाए और 10% से 1,50,000 कमाए, तो ये 12 लाख लगा के 1,50 कमा रहा, तुम 15 लाख लगा के 1,50 कमाओगे। तो इसने कितने रुपए कम लगाए? 3 लाख। तो वो जो 3 लाख रुपए कम लगा के इसने वही प्रॉफिट कमाया जो तुम 15 लाख लगा के कमाते। दैट इज द गुडविल ऑफ द बिजनेस।
capitalization. What is the capital value to be introduced by the other person if they want to earn the same profit of that business? इसने 12 लाख लगा, तुमको 15 लाख लगाने पड़ेंगे, 3 लाख कम लगा के वही कमाए जो तुम कमा रहे हो. दैट इज द गुडविल. दोस्तों, इसी का एक और तरीका है, इसी का एक और तरीका है. मैं इसको थोड़ा सा ब्लैकिंग कर दूं तो कैसा लगेगा. अब इसी का और सेकेंड मेथड, डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट द गुडविल. एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉय. ये बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल है. कितना कमा रहे हो भाई मोनिका गैलेक्सी वाले? भाई बिजनेस में 1.5 लाख, 10% से नॉर्मल रेट है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख. एक आम आदमी को ये कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा? एक आम आदमी को 1.5 लाख कमाने के लिए 15 लाख लगाने पड़ेंगे. और इसने कितने लगाए? 12 लाख. इसने कितने लगाए? 12 लाख. व्हाट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न बाय दैट? 3 लाख. इसका मतलब ये रहा, तो एक आम आदमी को 1.5 लाख कमाने के लिए 15 लाख लगाने थे और तुमने कितने लगाए? 12 लाख. तो जो तुमने कम लगाया पैसा और कमाया उतना ही जो दूसरा कमा रहा है, यही तो तुम्हारी गुडविल है. गुडविल का मतलब वही तो है जो इमेज से कमा रहा है. दूसरा आदमी पैसा लगा के कमा रहा है, तुम बिना पैसे लगाए कमा रहे हो. दूसरा 15 लाख लगा के कमा रहा है, तुम 12 लाख लगा के कमा रहे हो. तुम्हारी गुडविल 3 लाख रुपए की, तुमने 3 लाख रुपए कम लगाए और वही कमाए जो दूसरा कमा रहा है. दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन मेथड. अब दोस्तों, ये तीनों मेथड तो आप लोग 12th CBSE के सिलेबस में भी है. अब दोस्तों, एक मेथड जो मैं पढ़ा रहा हूं, नई मेथड, एन्यूटी मेथड, ये स्टेट बोर्ड की किताबों में दी है. ये सब प्रोफेशनल एग्जामों की किताबों में दी है. आई डोंट नो CBSE क्यों नहीं देता है, मेरे हिसाब से देना चाहिए. एन्यूटी मेथड अलग से लिख रहा हूं, एन्यूटी मेथड. हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जो हम लोग इंटरमीडिएट CA या CMA या CS में सीखते हैं. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रुपए की वैल्यू का गिरना, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स, समय का परिवर्तन, महंगाई का बढ़ना, समय के साथ रुपए की परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आना. यहां पे भी पहला फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. फर्स्ट फॉर्मूला इज द सेम, 1.5 लाख माइनस 1.20, वही फॉर्मूला. तीसरा, अब एन्यूटी मेथड ये कहती है कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ रुपीज. व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? ये कहती है कि मैं अगर उसकी दुकान खरीदूंगा तो अनडाउटली 30,000 रुपये ज्यादा कमाऊंगा. पर मान लो मेरे को उसकी इमेज का फायदा अगले 3 साल तक मिल रहा है. मान लो मेरे को उसकी इमेज का फायदा, इमेज बेनिफिट मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं, नंबर ऑफ परचेज ईयर, मैं इसमें 3 साल ले रहा हूं दोस्त. अभी तक 2 ले रहा था क्योंकि 3 में समझाने का मजा है. 3 साल मिल रहा है. अब अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड करता तो 30,000 इंटू 3 90,000. मैं सुपर प्रॉफिट मेथड करता तो 30,000 इंटू 3 90,000.
पर ये कहता है ये मेथड कि भैया तुम जिसकी दुकान खरीद रहे हो उस पे तुम आफ्टर 1 ईयर तुम 30,000 कमाओगे एक्स्ट्रा, आफ्टर 2 ईयर तुम 30,000 कमाओगे एक्स्ट्रा, आफ्टर 3 ईयर्स तुम 30,000 कमाओगे एक्स्ट्रा। एग्रीड। पर 1 साल बाद का ये 30,000 रुपए आज की कितनी वैल्यू रखता है? आज की कितनी वैल्यू रखता है? मतलब 1 साल बाद जो तुम 30,000 कमाओगे उसके आज की वैल्यू कितनी? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो तुमने क्या कर दिया, 30,000 इंटू 3 90,000। ले भाई मोनिका गैलेक्सी वाले, मैं तेरी दुकान खरीद रहा हूं, अगले 3 साल तक तेरे कारण कमाऊंगा मैं एक्स्ट्रा 30,000, तो 30,000 इंटू 3 90,000 ले ले। भैया तू उसको आज ही 90,000 दे रहा है, जबकि तू उसके कारण कमाएगा अगले 3 साल में 30। तो या तो तू उस दुकान वाले को बोल कि मैं अगले 3 सालों में जो तेरे कारण एक्स्ट्रा कमाऊंगा वो तू अगले 3 साल में आके ले लेना 30, जब कमाऊंगा तो दे दूंगा। पर वो दुकानदार बोलता नहीं, मेरे को तो आज ही गुडविल का पैसा चाहिए। अब उसको आज ही गुडविल का पैसा देना है 90,000 सुपर प्रॉफिट मेथड में, और तू कमाएगा अगले 3 साल में। तो भैया तू बनिया बुद्धि सोच, थोड़ा दिमाग लगा कि जो तू पैसा अगले 3 साल में कमाएगा 30, और तू आज ही उसको दुकान खरीदते समय गुडविल के पैसे दे रहा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे का अवमूल्यन, पैसे का इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? तो अगर हम ये मानते हैं कि मान लो पैसों की वैल्यू 10% से इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई बढ़ रही है, या पैसों की वैल्यू 10% से गिर रही है, तो 1 साल बाद का 1 रुपया आज के कितने के बराबर है? आफ्टर 1 ईयर वर्थ ऑफ 1 रुपी, 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर वर्थ ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए की व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू मतलब उस 1 रुपया जो 1 साल बाद का है उसकी आज की वैल्यू कितनी है? अगर मेरा इन्फ्लेशन रेट 10% से गिर रहा है तो सीधी भाषा में बात करूं, 1 साल बाद जो चीज मैं 1 रुपए में खरीद पाऊंगा, 1 साल बाद जो चीज मैं 1 रुपए में खरीद पाऊंगा उस आज कितने में खरीद पाऊंगा? एक ने बोला 90 पैसे में, क्योंकि सर 10% महंगाई बढ़ रही है। एक ने बोला 1 रुपए 10 पैसे में। भैया मैं बोल रहा हूं 1 साल बाद जो 1 रुपए में खरीद पाऊंगा वो आज कितने में खरीद पाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज 1 रुपए में जो खरीद रहा हूं 1 साल बाद कितने में खरीदूंगा। अगर मैं ऐसा पूछता कि आज 1 रुपए में तो 1 साल बाद 1 10 में, पर जो 1 साल बाद 1 रुपए में खरीद पा रहा हूं वो आज कितने में? प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू चाहिए मुझे, आज की वैल्यू चाहिए आज। इसके लिए फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल टू 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस 0.10, 1/1.10, 0.909। आप 3 डिजिट ले लो, 4 डिजिट ले लो, करके देखो एवरीवन, सभी जने 1/1.1, 0.9090। आप 4 डिजिट लेते हो तो 0.9091 आ जाएगा। ये आफ्टर 1 ईयर जो 1 रुपए की वैल्यू है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। 1 साल बाद जो 1 रुपए में खरीद पाओगे वो आज 90 पैसे में खरीद लोगे। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद का जो 1 रुपया है उसकी आज की वैल्यू। तो फॉर्मूले में पहले साल तो ये 1/1 प्लस आर, आर मतलब रेट मतलब 10% है तो 10/100, 5 है तो 5/100, 3 है तो 3/100, 20 है तो 20/100, तो 0.10 10/100। अगले साल पहले साल का उत्तर अपॉन 1.1, 0.8264। मतलब 2 साल बाद जो चीज मैं 1 रुपए में खरीद पाऊंगा वो आज करीब 83 पैसे में खरीद लूंगा। 2 साल बाद जो चीज मैं 1 रुपए में खरीद पाऊंगा वो आज 83 पैसे में खरीद लूंगा, यदि रुपए की वैल्यू 10% से गिर रही है तो। 3 साल बाद का
आफ्टर 3 years 8264 अपॉन 1.1, नीचे वाला फैक्टर सेम चलता चलता है। पॉइंट 7513 चेक कर लो। तीन साल मतलब अगर मैं यूं बोलूं कि अगले 3 साल में मैं एक कमाऊंगा 3 रुपए, तो अगले 3 साल के 3 रुपए आज के इतने के बराबर है। तो जो मैं तेरे कारण अगले 3 साल में कमाऊंगा उसकी आज 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 की वैल्यू कितनी, तो या तो अलग अलग करो। 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 1 साल बाद का 0.9091, और यहाँ पे 0.8264 और यहाँ पे 0.7513। तो अब अगर अपन देखना हो तो 1 साल बाद के 30,000 रुपये आज के कितने के बराबर है? 0.9091 27273। 1 साल बाद जो 30,000 रुपये कमाऊंगा वो आज कितने के बराबर है? 2 साल बाद के यहाँ पे आज के इतने के बराबर है, और 3 साल बाद के आज के इतने के बराबर है। तो जो 3 सालों में जो मैं 90,000 कमाऊंगा उसके कारण उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 2227,273 प्लस 24792 प्लस 22539 74604। ये आज की वैल्यू है उसकी। या तो उसको बोलो 3 साल में 30 ले जाना, या आज ही ले जाना हो तो उस 90,000 की जो मैं कमाऊंगा उसकी आज की वैल्यू ये रही। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं जिसका मैथ्स अच्छा है। ये अर्निंग एक कॉमन है और जो चेंज हो रहा वो ये, जिसको मैथ्स आता है तो फॉर्मूला बन गया। देख लो 30,000 इज द कॉमन, और इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2.4868, और इसको यही कर दो 2.4868। That is the short trick. That is the short trick of annuity method, and that is the long procedure. मतलब ये पूरा प्रोसीजर है। राइट? तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी मेथड? दैट इज, देख लो, रिमेंबर वन थिंग, ये मेथड सीबीएसई में नहीं है, बट स्टेट बोर्ड और प्रोफेशनल जितनी भी एग्जाम है सीएस सब में है। अब बात ये कि अगर ये फैक्टर आपको दे के रखा है सवाल में, और 99% दशा में दे के रखेगा, इफ द क्वेश्चन प्रोवाइड दैट फैक्टर डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, लॉटरी, ताली बजाओ। नहीं दे के रखा हो तो ये रहा मेरा फॉर्मूला, यू कैन कैलकुलेट द फैक्टर। 10% है तो 10.10, 5 है तो 0.05, 8 है तो 0.08, 20 है तो 0.20। रेट 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 रेट, पंद्रह है 0.15, 20 है 0.2, 5 है 0.05, 3 है 0.03। ध्यान देना, पॉइंट लगाना, पॉइंट लगाना, पॉइंट लगाना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या मैं मानूं कि ये काम आप कर सकते हो? क्या मैं मानूं कि ये चीज आपके पास क्लियर है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। अब मेरे दोस्तों
यहां पे सबसे खास बात यह है, चारों मेथड, पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये रही। दूसरी मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, ये रही। तीसरी मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये रही। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये रही। चौथी मेथड एन्युटी मेथड, ये रही। एन्युटी मेथड, ये रही। डन है दोस्त, डन। एन्युटी मेथड सीबीएसई में नहीं दिए, बट स्टेट बोर्ड की एग्जाम तथा जितनी भी प्रोफेशनल एग्जाम है सब में दिया हुआ है। अब दोस्त गुडविल के लिए हमें 4 मेथड में से कोई भी दे सकता है। ऐसी कौन सी बात है जो चारों मेथड में कॉमन है? ऐसी कौन सी बात है जो चारों मेथड में कॉमन है? वो है दोस्त एवरेज प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट निकालना चारों मेथड में जरूरी है? यस। बिना इस मेथड के कुछ भी नहीं हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात आती है दोस्त, एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से निकल सकता है। एवरेज प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेट बाय 2 ways। एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से निकल सकता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आपके आ रहे हैं एडजस्टमेंट के बाद, अभी मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं आपके एडजस्टमेंट के बाद, तो सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एक्चुअल में ना इसका करेक्ट नाम होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आगे जाके समझाऊंगा। एवरेज प्रॉफिट का करेक्ट नाम है, जितनी बड़ी किताब है, जितनी बड़ी एग्जाम है, उन सब में दे आर सेइंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दे आर नॉट सेइंग एवरेज प्रॉफिट। बट जितनी बेसिक किताबें होती है उन सब में एवरेज प्रॉफिट नाम यूज किया जाता है। तो वेन एवर यू यूज द वर्ड एवरेज प्रॉफिट, द स्टैंडर्ड नेम इंस्टीड ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी समझाऊंगा इसका लॉजिक, क्यों इसका नाम परिवर्तित हुआ। पर किताब वाले एवरेज प्रॉफिट चला रहे, हम भी चला देते हैं, बट इसका सही नाम सीए फाइनल या बड़ी किताबों में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। यह अभी आपने सीखा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है दोस्त? वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप पहले प्रॉफिट में सारे एडजस्टमेंट कर लो, कैसे करते हैं बताऊंगा। उसके बाद यहां पे स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट, जैसे ईयर 2017, 2018, 2019, 3 साल के प्रॉफिट दिए मान लो। यहां पे प्रॉफिट दिए, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट मान लो यहां दिए 1 लाख, यहां दिए 2 लाख और यहां दिए 5 लाख। अब अगर सिंपल एवरेज होता तो आप 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 करके आप कर देते इसको 8 लाख डिवाइडेड बाय 3, 2,66,667 और फिर इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बट अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो इन पे वेट देना पड़ेगा। वेट कैसे दिया जाता है? पहली बात, वेट जो क्वेश्चन में दिया हो वो देना, वेट जो क्वेश्चन में दिया हो वो देना। पर अगर क्वेश्चन में वेट नहीं दिया हो, तो फिर आप बढ़ते हुए क्रम में देना वेट, बढ़ते हुए क्रम में देना। सबसे छोटे प्रॉफिट को 1, फिर 2, फिर 3। वेटेड प्रॉफिट स्टैटिस्टिक्स की भाषा में ये एक्स, ये एफ और ये एफ एक्स। स्टैटिस्टिक्स 1 लाख, 4 लाख मल्टीप्लाई 10, 15 लाख।
6 20 लाख एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। 20 लाख डिवाइडेड बाय 6, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, 20 लाख बटा 6। व्हाट इज दिस? 3,33,333। अब बात यह आती कि कब हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कब हमको सिंपल एवरेज से निकालना है। when we would find out the weighted average profit and when we would find out the simple average profit। कब पहली बात जब क्वेश्चन बोले सिंपल एवरेज तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज। दूसरी बात जब क्वेश्चन में वेट दे दिया 1 2 3 तो फिर सिंपल है वेटेड एवरेज निकालना है। अरे जब तुमने खुद ने आंखों ही आंखों में हमें प्यार का इजहार कर दिया, जब तुम्हारी आंखों से ही हमें प्यार नजर आ रहा है तो फिर आई लव यू बोलो जरूरी थोड़ी है, फिर तो प्यार हो गया ना दोस्त। हमारी आंखों तुम्हारी आंखों ने एक दूसरे को बिना कहे सब कुछ बोल दिया तो फिर देयर इज नो नीड फॉर आई लव यू, हो गया प्यार दोस्तों। तो पहली बात आई लव यू बोलो, दूसरी बात मत बोलो पर आंखों से बोल दो, मतलब क्या इशारों से बोल दो। तो अगर सिंपल क्वेश्चन में बोल दिया कि सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कुछ नहीं बोला हो, खामोशी हो, वेट दिया हो, मतलब वेटेड एवरेज। तीसरी खास बात, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो, सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज, तो आप नोट डाल दो और जो आपको लेना वो डाल दो, नोट डाल दो और जो आपको करना वैसा कर दो। पर किताबें कहती कि अगर प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में हो रेगुलरली या गिरते हुए क्रम में हो, ईदर प्रॉफिट आर इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड और इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड, देयर इज नो फ्लक्चुएशन, कार्डियोग्राम नहीं हो, कार्डियोग्राम हो और कुछ नहीं बोला हो तो सिंपल एवरेज। बट अगर देयर इज एन इंक्रीजिंग, देयर इज एन डिक्रीजिंग द ट्रेंड, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज अपना। तो कई बार एमसीक्यू में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, वेटेड एवरेज मेथड कब अपनाई जाती है? जब या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हो या डिक्रीजिंग पे हो। लेकिन ये तब अपनाना अर्थ जब क्वेश्चन साइलेंट हो, ये तब अपनाना अर्थ जब ना उसने कुछ बोला ना हमने कुछ बोला, ना आंखों के इशारे हुए, सिर्फ दिल ही दिल में हम उसे चाहते हैं, तो हम एजम्पशन मान ले कि वो भी हमें चाहती होगी या वो हमें नहीं चाहती होगी। तो एजम्पशंस की बात हो गई। व्हेन द प्रॉफिट आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड you can take the assumption and weighted average. When the profit are in decreasing trend, you can take the assumption and weighted average. Or if you want, then you can take the simple average also. But whatever you want, please give the note in the exam. Please give the note in the exam. Is that clear? तो दोस्तों अगर अपन बातचीत करें तो ये बात है। अब बात आती है कि अगर आप सिंपल एवरेज लो या वेटेड एवरेज लो, आप जो भी लो, आपको उस मेथड में यहां पे लगाना पड़ेगा, आपको हर मेथड में यहां लगाना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट इज एप्लीकेबल यूजफुल इन ऑल द मेथड। तो दोस्तों इस चीज से आपका पूरा आगे का प्रभाव होगा। बट घबराए नहीं दोस्तों, जो क्वेश्चन में बोला हो वो करना, जो क्वेश्चन में बोला हो वो करना दोस्त, जैसा क्वेश्चन में बोला हो वो करना, नहीं बोला हो तो अपने एजम्पशन। बट दोस्त एवरेज प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेट बाय 2 ways। अब बात ये आती है दोस्तों मेरे, कि ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट का लफड़ा क्या है। हम जिसकी दुकान की गुडविल निकालना चाहते हैं वो हमें प्रॉफिट देगा, कौन सा देगा? P&L अकाउंट का, P&L अकाउंट का वो हमें प्रॉफिट देगा, कौन सा? P&L अकाउंट का। पर क्या P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है वो रूटीन प्रॉफिट होता है कि उसमें कई एबनॉर्मलिटी होती है? क्या उसमें कई ऐसी चीज होती है जो रूटीन में नहीं होती है पर उस साल हो गई? जैसे किसी साल आग लग गई, लॉस में आ गया, तो क्या आग लगना रूटीन इवेंट है? एबनॉर्मल इनकम हो गई, क्या रूटीन इनकम है? तो दोस्तों P&L अकाउंट बनता है एक्चुअल बेसिस पे,
P&L अकाउंट बनता है एक्चुअल बेसिस पे, P&L अकाउंट बनता है एक्चुअल बेसिस पे। आपको गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट पे। आपको एक आदमी की बिजनेस की गुडविल वैसे निकालना है कि वो बिजनेस में रूटीन कैसे कमाई होती है। यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रूटीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लाइन मेरी 3 बार सुनना। When we want to calculate the goodwill and we consider the average profit, please consider the profit on the basis of routine, average, maintainable operating profit. Please avoid, exclude any abnormal income which is included in the P&L account, any abnormal expenses which is included in the P&L account, any error which should be avoided. You have to calculate the goodwill on the basis of एवरेज, रूटीन, मेंटेनेबल, ऑपरेटिंग नेचर प्रॉफिट। तो आपको वो बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अलाउ करेगा वो दुकान का P&L अकाउंट दे देगा एंड यू टुक द प्रॉफिट फ्रॉम द P&L। बट वी नो दैट कि इन द P&L अकाउंट देयर आर न्यूमरस एक्सपेंडिचर विच आर एबनॉर्मल इन द नेचर, विच आर नॉन ऑपरेटिंग इन द नेचर, सो दैट एक्सपेंडिचर शुड बी अवॉइडेड। जैसे ही वो खर्चे को आप हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कुछ इनकम ऐसी होती है जो P&L के क्रेडिट में लिखी हुई है, वो इनकम हमारी ऑपरेटिंग नहीं है, आ गई थी, ले ली हमने, आई हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा। बट व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन एवरेजेबल मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो अवॉइड दैट एबनॉर्मल इनकम, एक्सक्लूड दैट एबनॉर्मल इनकम। हटाओ ने, हटाओ हटाओ, नहीं लेना। तो यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन एवरेजेबल प्रॉफिट। तो देखना यहां पे आफ्टर एडजस्टमेंट और इसका नाम क्या बोलूंगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मीन्स व्हाट रूटीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। We have to calculate the average profit after adjustment, future maintainable profit, routine operating profit. दोस्तों, we are taking the example. Suppose 2017, 2018, 2019 और 2020 4 साल है। साल चल रहा है जनवरी टू दिसंबर। प्रॉफिट फ्रॉम P&L, NP और नेट लॉस, इसको बिफोर एडजस्टमेंट बोलूंगा। ये दिया है 1 लाख का, ये दिया है मेरे को 50,000 का लॉस। ओ माय गॉड, 3 लाख का, 10 लाख का, ओ माय गॉड। जब मैं इन सालों को स्क्रूटनी करने गया, दिस प्रॉफिट इज टेकन फ्रॉम द P&L। जब मैं इन प्रॉफिटों की स्क्रूटनी करने गया तो मैंने जब 2018 को देखा तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे यहां 18 में लॉस क्यों हो गया। उसने बोला साहब इस साल मेरे यहां आग लग गई थी, उसके कारण मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया था। क्या ये आग रूटीन लगेगी? क्या ये लॉस रूटीन होगा? मैंने कहा आग लगने से तेरा कितने का नुकसान हुआ? बोले करीब 2 लाख का। मैंने कहा अगर ये आग नहीं लगती तो बोले तो मैं 1.5 लाख की कमाई पे था, पर मेरे को आग लगने से 2 लाख का लॉस हुआ, तो 1.5 लाख की कमाई में से 2 लाख का लॉस गया तो 50,000 गड्ढे में आ गए। क्या ये लॉस रूटीन होगा? क्या उसका बीमा नहीं था? नहीं था बीमा, भूल गया था। क्या ये लॉस रूटीन होगा? नहीं। क्या ये लॉस के कारण मैं उसकी गुडविल इफेक्ट करूं? नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट रूटीनली। रूटीन प्रॉफिट तो 1.5 लाख था, सो अवॉइड दैट लॉस इन द P&L अकाउंट। तो दोस्तों मैं यहां पे एड एबनॉर्मल लॉस जोड़ दूंगा।
लॉस बाय फायर। बहुत सारे एग्जांपल हैं एबनॉर्मल लॉस के, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर रिटर्न इन द P&L के। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोविड, नोटबंदी, सुनामी लहर, तूफान, या किसी एम्प्लॉय को तुरंत निकाल दिया, वीआरएस दे दिया, वी आर गिविंग द पेमेंट टू फॉर वीआरएस, या कोई गलती से कोई खर्चा लिखा गया P&L में, दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट रूटीन, दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट शुड बी रिटर्न हियर, या एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटर्न इन द P&L अकाउंट, हटाओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दोस्तों खर्चों को जो गलत है नहीं आना चाहिए, हटाओ, हटा दिया, टुक टुक 2 लाख। रूटीन में आ गया। तो एनी एबनॉर्मल लॉस, एनी एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर, एनी एबनॉर्मल पेमेंट डेबिटेड इन द P&L अकाउंट, प्लीज अवॉइड देम, उसको जोड़ दो। वो खर्चा हटा के सोचो, खर्चा हटाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा। एबनॉर्मल इनकम लेस, एबनॉर्मल इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम हटाओ। व्हाट इज नॉन रिकरिंग इनकम? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉटरी लग गई और वो इसमें शामिल है। मैंने बोला 2020 में खूब कमाया यार, और बोले सर मेरी 4 लाख की लॉटरी लग गई थी। ओह माय गॉड, 4 लाख की लॉटरी किसको बोलते हैं? 4 लाख का मैंने कोई एसेट्स बेची थी, उस पर प्रॉफिट हुआ अचानक। एबनॉर्मल इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम में क्या आएगा बेटा बताओ? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉटरी इनकम, नॉट रूटीन इनकम, नॉट रूटीन इनकम, माइनस 4 लाख हटाओ। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द रूटीन बिजनेस प्रॉफिट। एनी एबनॉर्मल इनकम इज इंक्लूडेड, हटाओ। एनी एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड, हटाओ। कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट, कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट, कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट। Calculate the correct profit. Calculate the correct profit. Less. और देखें पर अब कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लेस वेस्ट नहीं बोलते पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? कुछ गलती, मान लो 2018 में मैंने अपने स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया था, ओवर वैल्यूएशन, तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करने से क्रेडिट साइड बढ़ गई होगी और जीपी बढ़ गया होगा तो एनपी भी बढ़ गया होगा। तो 10,000 रुपए से 2018 में मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया था। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, 10,000 को माइनस करूंगा। जिस साल में ओवर वैल्यूएशन हो गया उस साल में प्रॉफिट बढ़ गया था, हटा दो। यही क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का ओपनिंग स्टॉक हो गया, यही क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक हो गया। और ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से, डेबिट साइड बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो अपन उसको क्या कर दो? प्लस कर दो, प्लस 10,000। लेकिन अब आप बोलोगे 2019 में फिर गलती हो गई। नहीं, एवरी ईयर क्लोजिंग स्टॉक वुड बी सेपरेटली कैलकुलेटेड। सो 2018 का इंपैक्ट 2018 में जाएगा और 19 में जाएगा, पर 19 से 20 में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने 2018 का क्लोजिंग स्टॉक करा, ओवर वैल्यूड करके प्रॉफिट बढ़ा दिया, कम कर दिया, मैंने सुधार दिया। 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 2019 का ओपनिंग स्टॉक, 2019 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो बढ़ गया, डेबिट साइड बढ़ गई, डेबिट साइड बढ़ने से जीपी कम हुआ, एनपी कम हुआ, तो मैंने उसको बढ़ा दिया। बट 2019 का क्लोजिंग स्टॉक फिर नया कैलकुलेट होगा, यही कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर खेल खत्म हो जाता है। तो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ओपनिंग पे प्रभाव देता है, पर अगले साल का फिर क्लोजिंग इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, अगर यही मैंने ओवर वैल्यूएशन बोला तो सीधे याद कर लो,
जिस साल ओवर वैल्यूएशन हुआ प्रॉफिट बढ़ गया कम करो, अगले साल प्रॉफिट कम हो गया बढ़ा दो। अगर ये अंडर वैल्यूएशन दे दे तो जिस साल अंडर वैल्यूएशन हुआ उस साल अपने वैल्यू कम करके, क्लोजिंग स्टॉक कम करके जीपी एनपी कम कर दिया तो उसको बढ़ा दो। और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम होकर जीपी बढ़ गया था, एनपी बढ़ गया था, तो उसको कम कर दो। तो अगर ओवर वैल्यूएशन हो तो उस साल में माइनस करो, अगले साल में प्लस। अंडर वैल्यूएशन हो तो उस साल में प्लस, अगले साल में माइनस। अब दोस्त एक और गलती, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। सपोज करो कि 2019 में 1 सितंबर को, मेरा साल चल रहा है जनवरी टू दिसंबर, 1 सितंबर को मैंने 30,000 रुपीज की एक प्लांट मशीनरी पर मेजर रिपेयरिंग करी। वी ऑल नो दैट कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसेप्ट, कि अगर आपने किसी असेट्स को पुट टू यूज तक के कोई खर्चे करें तो वो खर्चे उस असेट्स की कॉस्ट में डेबिट होंगे। अगर आपने किसी असेट्स पर कोई मेजर रिपेयर करी हो जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई हो, जिससे उसका एक्सपांशन हो गया हो, जिससे उसमें लाइफ में इंक्रीजिंग हो गया हो, तो आपको उस खर्चे को कैपिटलाइज करना चाहिए, असेट्स में लिखना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, बट आपने उसको P&L में लिख दिया। तब एक गलती, ऑन 1 सितंबर 2019 ए मेजर रिपेयर ऑन द प्लांट मशीनरी ₹30,000 बट रॉन्गली चार्ज टू द रेवेन्यू। रेवेन्यू में लिख दिया मतलब आपने खर्चे में लिख दिया, खर्चे में लिख दिया, हटाओ। खर्चे में से हटाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। खर्चे में से हटाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे खर्चे में से हटाओ, असेट्स में लिखो, तो मेजर रिपेयर ऑन प्लांट मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हटाओ दोस्त खर्चे में से, प्लस 30,000 क्या 30,000 रुपए का खर्चा में आपने बढ़ा के प्रॉफिट कम कर दिया, तब खर्चे में से हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आप खड़े कहां हो, गुडविल कहां कैलकुलेट कर रहे हो, 2020 के एंड में, एंड यू आर डूइंग द स्क्रूटनी ऑफ 4 ईयर P&L अकाउंट। आप पिछले 4 साल के P&L अकाउंट के चीथड़े उड़ा रहे हो, उनके P&L अकाउंट के अंदर घुस के स्क्रूटनी कर रहे हो। तब आपको पता चला कि यार ये खर्चा लिख दिया था, यार प्लांट मशीनरी पे तो 10% से डेप्रिसिएशन है WDV मेथड से पर एनम। अब अगर आप इसे असेट्स में लिखते 2019 में, तो आप इस पे 2019 का और 2020 का डेप्रिसिएशन भी लगाते, पर चूंकि आपने तो खर्चे में लिख दिया था, तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं, तो अब लगाओ। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑन दैट असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 10% WDV मेथड। अब इस साल आप कितने महीने का लगाओगे, 4 महीने का। तो दोस्तों 4 महीने का कितना लगेगा जरा देख लें, 30,000 पे, तो 30,000 पे 10% से 4 महीने का कैलकुलेट करो। 30,000 पे 10% से 4 महीने का 1,000 रुपये। 30,000 पे 10% से 4 महीने का कितना, 1,000। तो यू हैव टू चार्ज दैट डेप्रिसिएशन हियर 1,000। अगले साल इसकी बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी दोस्त, 30,000 माइनस 1,000, 29,000। तो अगले साल आपको इस 29,000 पे 10% से कितना होगा, 2,900। तो अगले साल यू हैव टू चार्ज द 2,900। WDV मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन होती तो 3,000। तो दोस्तों ये पुराने पाप धो दिए हमने, ये पुरानी गलतियों को सुधार दिया हमने, ये पुरानी मिस्टेक्स को हमने सुधार दिया। सो इफ देयर इज एन एरर इन द प्रीवियस ईयर फाइनल अकाउंट and you want to calculate the goodwill, you have to rectify that error also। अब दोस्तों और कुछ बातें भविष्य में होने वाली, यार दोस्त उसने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था तभी तो ये लॉस हुआ था। अब आप भविष्य में इंश्योरेंस कराओगे कि नहीं, तो अब एक खास कॉन्सेप्ट, whenever you want to calculate the goodwill, you have to consider the previous year mistake, you have to consider the previous year error, you have to consider the previous year abnormality, and also you have to consider in the future
रूटीननेस ऑल्सो। क्या मतलब, आप गुडविल क्या के लिए निकाल रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट इन द फ्यूचर ईयर। आप गुडविल निकालते हो पुराने सालों के बेस के आधार पे, एंड यू आर कैलकुलेटिंग द गुडविल फॉर द फ्यूचर ईयर कि फ्यूचर में मैं उसके कारण क्या कमाऊंगा। तो भैया मैं मोनिका की दुकान खरीदने गया, मोनिका गैलेक्सी की, तो पिछले 4 सालों में क्यों जो गांधे हुए वो तो कर दिए मैंने, सुधार दिए, पर अब जो उसके कारण मुझे आगे क्या खर्चे करने पड़ेंगे, तो मैं तो देखना चाहता हूं कि उसकी दुकान के कारण मुझे रूटीन क्या आगे 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 प्रॉफिट होगा। सो वी हैव टू कंसीडर सम फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑल्सो, जो उसने पहले नहीं करे थे, जो उसने पहले नहीं करे थे पर अब आगे करने पड़ेंगे। तो मेरे को तो चाहिए रूटीन में फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट, ताकि मैं इस रूटीन में फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट के बेसिस पर फ्यूचर की गुडविल निकालो। सो गुडविल निकालते समय वन थॉट शुड बी मेमोराइज इन योर माइंड। You have to calculate the goodwill on the basis of previous year, but you have to consider future event also, because you are calculating the goodwill for future expectable profit. So we are saying the profit future maintainable profit, भविष्य में रूटीन में होने वाला प्रॉफिट। So please consider some future expenditure which is related to your business. बट आपने अभी गलती कर दी, आगे मत करना। जैसे पहला यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम, इफ नॉट कंसिडर्ड अर्लियर, इफ नॉट कंसिडर्ड अर्लियर ईयर, मतलब अगर पहले नहीं लगा होता तो अब आपको लगाना पड़ेगा दोस्त। कितना है मान लो, राइट, इफ नॉट कंसिडर्ड, यहां पे पूरा इधर लिख देता हूं दोस्त, इंश्योरेंस प्रीमियम इफ नॉट कंसीडर्ड इन अर्लियर ईयर, मान लो 5,000, मान लो 5,000। अब कई जने इसको है ना सब में से नहीं घटाते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते फिर उसमें से घटाते। मेरा कहना ज्यादा प्रॉपर वे में यही घटाओ, क्योंकि जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो उसका इंपैक्ट इस 5,000 का 4 साल के वेट पे भी जाएगा। सो सम ऑथर कैलकुलेट दैट 5,000 आफ्टर एवरेज प्रॉफिट, फिर घटा देते। वो बोलते 4 बार कौन मेहनत करे यार, एक बार में से निकाल के जो भविष्य में होने वाला घटा दो। मेरा कहना आप वो कर सकते हो कि ये फ्यूचर के खर्चे एवरेज निकालने के बाद, पर वो तब कर सकते हो जब यू आर कैलकुलेटिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट। बट व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, प्लीज गिव दैट 5,000 इन ऑल द प्रीवियस ईयर, बिकॉज यू हैव टू गिवन द वेट ऑन ऑल द ईयर। तो यही घटाओ। वैसे ही अगर मैं बात बोलूं कि अभी तक आपके स्टाफ की सैलरी, अभी तक आपकी खुद की सैलरी, मैंने पूछा मोनिका गैलेक्सी के मालिक की कि इस दुकान पे कौन बैठता, कौन संभालता है, तो बोले मैं खुद बैठता हूं साहब। मैंने कहा आप अपनी सैलरी नहीं लिखते हो? बोले यार मालिक अपनी सैलरी थोड़ी लिखता है। मैंने कहा भैया बिजनेस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग है। अब तेरे बदले मैं बैठूंगा तो मेरे को आइसक्रीम का नॉलेज थोड़ी है, मेरे को तो तेरे जितना टैलेंट वाला कोई आदमी रखना पड़ेगा, तो उसको सैलरी दूंगा कि नहीं। तो तेरे को सैलरी नहीं लग रही थी तो तेरा प्रॉफिट ज्यादा लग रहा था, बट व्हेन आई एम परचेजिंग योर बिजनेस आई शुड पे द सैलरी इक्विवेलेंट टू योर कैलिबर। मुझे तेरी सैलरी जितना आदमी, तेरी सैलरी जितना कैपेबिलिटी वाला आदमी वहां रखना पड़ेगा, ताकि कोई पूछे तो बता पाए। इट मीन्स व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द गुडविल, प्लीज कंसीडर द ऑनर सैलरी ऑल्सो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मालिक की सैलरी भी लिखो, बिकॉज बिजनेस और मालिक अलग अलग है, एंड यू आर कैलकुलेटिंग द गुडविल ऑन फॉर बिजनेस, नॉट ऑनर। सो यू हैव टू कंसीडर द ऑनर सैलरी ऑल्सो, ऑनर ऑब्लिक मैनेजमेंट सैलरी। If not considered in earlier year, यदि अर्लियर ईयर के P&L अकाउंट में उसको कंसिडर नहीं कराओ, इफ नॉट कंसिडर्ड इन अर्लियर ईयर P&L अकाउंट, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको ऑनर का मैनेजमेंट सैलरी भी कंसिडर करना है, इफ नॉट कंसिडर्ड इन द अर्लियर ईयर, इफ नॉट कंसिडर्ड इन द अर्लियर ईयर।
if not considered in the earlier year. If not considered in the earlier year. Check it out. If not considered in the earlier year. If not considered in the earlier year. चेक कर लें. If not considered in the earlier year. So that is also the salary of manager, management, if not considered. अब ये भी सिंपल एवरेज निकालते हो तो अधिकतर मॉड्यूल, अधिकतर क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक ही बार माइनस करता है. या तो एक बार माइनस करो और या फिर बार बार करो. बार बार करोगे तो एवरेज प्रॉफिट में डिवाइड बाय 4 करके वो इंपैक्ट आएगा. वैसे ही दोस्तों एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अगर आपने कोई नॉन ट्रेड जगह पे अगर आपने पैसा लगाया है, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड, और वो डिविडेंड या इंटरेस्ट आपके पीएनएल के क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इनकम. दैट इज नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम. That interest and dividend is created in the P&L account is not your operating income. तो अगर वो बोलता है कि ये इंटरेस्ट और इनकम मेरी किसी साल में शामिल है, तो आप उसी में से घटाओ. मान लो इसने बोला कि वो मेरी सिर्फ इसी साल में शामिल है 7,000, तो मैं इसी में से घटाऊंगा. बट अगर मान लो सपोज करो कि वो बोलता है सभी में शामिल है, तो घटा. तो मतलब ये पॉइंट एक्चुअल में नया नहीं, इसी के साथ जुड़ता है, यहीं पे आता है. तो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट मच. That point is related to that much. If any abnormal income is included, if any non-trade investment in interest is included in the P&L account, that should be avoided. दोस्तों इस प्रकार अब जो प्रॉफिट आएगा ये आपका रूटीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा. एंड दैट प्रॉफिट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट. इसको बोलते हैं दैट प्रॉफिट वुड बी आफ्टर एडजस्टमेंट. एंड व्हाट इज दैट प्रॉफिट दोस्तों? व्हाट इज दैट प्रॉफिट दोस्तों? 1 लाख में से 10 और 5 गए, मतलब कितने? 85. 1 लाख में से 5,000 और 10,000 गए, 85,000. इधर -50 प्लस 2 लाख -10,000 -5,000 -10,000 प्लस 7,000, 1,32,000. चेक कर लो. एक 32, इधर 3 + 10 40, 3 40, 3,24,000. ₹6 लाख. पाँच 100. अब आप या तो इसमें सिंपल एवरेज ले सकते हो, सिंपल एवरेज लेते हो तो 85,000 प्लस 1,32 प्लस 3,24 प्लस 582,100 डिवाइडेड बाय 4, ₹11,23,100 बटा 4, 280 775. और ये आप ले सकते हो वेटेड एवरेज. ये आप ले सकते हो वेटेड एवरेज. अब वेटेड एवरेज में क्या है?
2020 85,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट 85,000 64 972 582 100 इंटू 4 364940 364940 364940 चेक कर लें 364940। तो दोस्तों मेरी उम्मीद के अनुसार अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाती। सो दिस इज ऑल ओवर ऑफ योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आप गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बात करते हो तो यू हैव टू कंसीडर द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ routineness, averageable profit. There are four methods to calculate the goodwill, right? उसमें से अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई में आपको 3 दी रहती है पर स्टेट बोर्ड में, और बाकी जगह पे आप लोगों को 4 दी रहती है। देन हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, व्हाट आर द एडजस्टमेंट. That adjustment would be taken in the P&L account which is provided by the management as per the NP of the P&L account, but we have to consider the profit, routineness, operating, future maintainable profit, any abnormal expenditure, payment, if it is included in the P&L debit side, avoid them, exclude them. If any abnormal income is included in the P&L credit side, avoid them, exclude them. If any rectification of error, if any error is there, please rectify the error. आपको अपने एरर को रेक्टिफाई करना है और सुधारना है। तो आपको चेक करना है दोस्तों कि आपको क्या स्थिति इसमें बनती है। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर पैक कर रहा हूं। अगले एपिसोड में हम लोग सीखेंगे गुडविल की एंट्रियां, रिवैल्यूएशन अकाउंट और आगे की बात। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को गुडविल का मूल्यांकन करना, वैल्यू करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहा होगा। राइट, थैंक यू।